गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। पिछले लेक्चर में हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा था, तो आगे हम उसमें आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में और नेचर ऑफ एंजाइम के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड नेचर ये इम्पॉर्टेंट है। इधर से क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं, लेकिन इस वाले सेक्शन से बने हैं, क्लासिफिकेशन से। ये वाला जो सेक्शन है इससे भी बने हैं। ठीक है, और ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है इधर से भी क्वेश्चन बने हुए हैं और आसान है। इधर से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट बन जाएगा तो आप लोगों के लिए लगाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो आज हम थोड़ा समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पिछले लेक्चर में जब हमने एंजाइम पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ये नहीं बताया था शायद कि एंजाइम का जो एंजाइम वर्ड है, ठीक है, इसको किसने दिया था या किसने क्वाइन किया था। ठीक है, तो क्वाइंड बाई, आपने ढूंढा भी नहीं होगा। ठीक है, और ये आया कहाँ से, इसकी ओरिजिन कहाँ से है। कभी कभी ना हमको ओरिजिन थोड़ी सी समझनी चाहिए किसी भी वर्ड की, किसी भी प्रोसेस की। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसका रियल मीनिंग हमको समझ में आ जाता है और उसके बाद जो कहानी है ना ईजी हो जाती है। डायरेक्ट कोई अगर वर्ड है उसका मतलब नहीं समझते हैं, अगर आप उसके बेस में नहीं जाते हैं तो कभी कभी हमको कॉन्सेप्ट समझने में बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, समय 2-4 मिनट लगेगा लेकिन बता देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी एक्चुअली में पुरानी है। ठीक है, मतलब 1870s की कहानी है। 1870s लेट 70s में अगर जाते हैं आप और उसके पहले से। ठीक है, सो एक साइंटिस्ट थे, या आप जो भी कह लें उनको, उनका नाम था विलहेल्म कुहने। आप केवल कुहने याद रख सकते हैं, ऐसे लिखा रहेगा इनको। ठीक है, विलहेल्म कुहने, इन्होंने एक्चुअली में क्वाइन किया था ये टर्म, क्वाइन द टर्म एंजाइम। हालांकि जब इन्होंने क्वाइन किया था तब इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम पता नहीं था, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम क्या होते हैं और ये कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जब ये क्वाइन किया गया था तो ये वर्ड एक्चुअली में डिराइव था वर्ड एंजाइमोस से, मतलब दिया गया था एंजाइमोस। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड आपको दिख रहे होंगे, एक एन दिख रहा है, ई एन वाला ये। ठीक है, तो इसका मतलब होता है विदिन, विदिन या केवल इन कह लीजिए। ठीक है, और जो दूसरा इसमें वर्ड है ये जो जाइमोस या जाइम आप कह लीजिए। ठीक है, इसका मतलब होता है लीवेन, LEAVEN, लीवेन। लीवेन का मतलब छोड़ना, लीव करना नहीं है, ये लीवेन दूसरा है। ये लीवेन है जैसे किसी भी चीज को रेज करना, सरफेस को रेज करना, सिस्टम को रेज करना, प्लफी या पफी बनाना। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसकी बात कर रहा है। एक्चुअली में जब हम आटे की बात करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, जो ब्रेड वाला आटा होता है ना, तो उसमें जब हम ईस्ट डालते हैं तो वो क्या करता है, आटे को लीवेन करता है। ठीक है, तो लूज करता है, पफी बनाता है और उसी के बेसिस पे ब्रेड बनता है। इसीलिए ब्रेड में क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, उसका जो देखिएगा वो बिल्कुल टाइट नहीं रहता है। ठीक है, उसी को लीवेन बोलते हैं। तो ये वहीं से स्टार्ट हुआ था बेसिकली, ईस्ट से। ठीक है, ईस्ट से। ईस्ट का रोल जो एल्कोहल प्रोडक्शन में होता है और ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये यहाँ से वर्ड आया है लीवेन। लेकिन बाद में ये देखा गया कि ऐसे बहुत सारे एंजाइम है, तो जो यहाँ पे एंजाइम था बेसिकली वो क्या था, जाइमेज, और इसका रोल है ग्लाइकोलिसिस वाला, जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे अल्कोहल प्रोडक्शन में ही आएगा। ठीक है, तो जाइमेज एंजाइम जो होता है उसका रोल यहाँ पे आता है। शुरुआती दौर में यही था, बाद में देखा गया कि भाई ऐसे जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शन या पाथवे हैं, मेटाबॉलिक पाथवे, उसमें से बहुत से एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत से एंजाइम इन्वॉल्व है। कहानी क्लियर हुई? तो कोहने का नाम याद रखिएगा, इन्होंने एग्जैक्टली ये कब दिया था, 1878 में। ठीक है, और ये प्रोसेस स्टार्ट इसी टाइम पे हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, ये हो गया क्लियर। तो अब दूसरी चीज बताते हैं आपको। ठीक है, ये नेचर ऑफ एंजाइम में ही हम पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। ये जानना थोड़ा सा जरूरी होता है, भले आपको पढ़ना हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं हो, लेकिन आपके दिमाग के जो चक्षु हैं, जो नेत्र हैं ना, उसको खोलने के लिए दीज आर नेसेसरी थिंग। ठीक है, दीज आर नेसेसरी थिंग।
सो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन किस तरीके से हो सकता है। एंजाइम जो है एंड सबस्ट्रेट ये एक दूसरे से, ठीक है, कैसे रिएक्ट करता है, मतलब एंजाइम से सबस्ट्रेट कैसे बाइंड होता है और एंजाइम कैसे इसको कैटलाइज करता है, हाउ एंजाइम कैटलाइजेस दी सबस्ट्रेट एंड फॉर्म दी प्रोडक्ट। तो हम पूरा बहुत डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि सबके एंजाइम का जो मैकेनिज्म होता है थोड़ा अलग ही होगा। जितने डिफरेंट टाइप्स के हैं एंजाइम हम पढ़ेंगे अभी, सबका मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा अलग होता है। लेकिन जो कोर है ना कि कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, जो हमने पीछे पढ़ा कि एंजाइम कैसे, ये जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये हमने पढ़ा था ना, एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, ये एक दूसरे के पास आए, ठीक है, इन्होंने ईएस कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाया, और ईएस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब ऐसा नहीं कि सबस्ट्रेट और एंजाइम एक साथ आए तो तुरंत प्रोडक्ट बाहर निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों ही ट्रांजिशनल स्टेट है, ये दोनों ही ट्रांजिशनल स्टेट है, और ये केवल दो नहीं, कई ट्रांजिशनल स्टेट ऐसे आ सकती हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से लेके एंजाइम प्रोडक्ट बनने तक। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है सेपरेट हो गया, एंजाइम फिर से अवेलेबल हो गया नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए। यही चीज है, ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म को यहाँ पे दिया नहीं है, आपको तो केवल इतना ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि ये मैकेनिज्म जो होता है ना, इसके लिए थ्योरीज और हाइपोथेसिस दी गई हैं। उसमें से दो हाइपोथेसिस बहुत फेमस है, एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो आपको समझना नहीं है। थोड़ा सा टर्म मैं दे देता हूँ, नहीं तो कोई बता देगा तो आप कहेंगे कि सर ने तो ये बताया ही नहीं, ठीक है। सो पहला है इसमें लॉक एंड की मेथड, बहुत आसान है, समझिए कैसे एक्शन होता है। ये जो देख रहे हैं ना वो कैसे होता है, ये हो कैसे रहा है। लॉक एंड की इमेज भी है, मैं बताता हूँ इमेज से। लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की वही ताला चाबी, ठीक है, जो आप लगाते हैं, ताला एंड चाबी, चाबी चाबी या चाबी जो भी बोलिए, यही है ताला चाबी। ये पहला है, ठीक है, और इसको दिया किसने था, इस मॉडल को प्रोपाउंड करने वाले जो थे एमिल फिशर थे, एमिल फिशर, ठीक है। कब दिया था, 1894 में, 1878 के बाद फिर ये चल रहा था। उसके बाद जब मैकेनिज्म पे मतलब स्टडी शुरू हुई तो इन्होंने पहला मैकेनिज्म दिया, ठीक है। अभी बताते हैं सबका डिटेल थोड़ा थोड़ा। दूसरा मॉडल ऐसे ही दिया था, दूसरा मॉडल ऐसे दिया था जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। हम बता चुके हैं, मीनिंग बता चुके हैं, लेकिन फिर से समझाएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये किसने दिया था, ये भी एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनको हम बोलते हैं डीई कोसलैंड। तो कोसलैंड आप याद रखिएगा, कोसलैंड या खोसलैंड जो भी बोलिए, डी कोसलैंड। ये कब दिया था, ये काफी टाइम के बाद दिया था, 1958 में। मतलब ये मॉडल बहुत टाइम तक चलता रहा। उसके बाद इसी में इम्प्रोवाइज्ड या इम्प्रूव्ड वर्जन जो है ना, ये लाया गया, दिस इज द इम्प्रूव्ड वर्जन, ठीक है। और लॉक एंड की मॉडल जो होता है ना, ये हाई डिग्री स्पेसिफिसिटी पे काम करता है, हाई डिग्री स्पेसिफिसिटी पे काम करता है। इतनी कहानी क्लियर हुई, ओके। तीसरा भी मॉडल है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसको हम बहुत डिटेल में समझाएंगे नहीं, आपको मिलेगा भी नहीं। ये है ट्रांजिशनल स्टेट मॉडल या ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशनल स्टेट मॉडल और थ्योरी, ठीक है। ये अलग है, इसमें हम ट्रांजिशनल एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी जो एंजाइम चेंज करता है वो ट्रांजिशनल एनर्जी को अफेक्ट करता है, उसकी बेसिक एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता है। और ट्रांजिशनल स्टेट जो है ना, हर एंजाइम की अलग अलग होती है, किसी में कम टाइम के लिए होगी, किसी में कुछ ज़्यादा टाइम के लिए होगी, तो इसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये काफ़ी लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। सबसे अभी तक हम कहें तो इन दोनों का जो मिक्स मॉडल हम स्टडी करते हैं नॉर्मली, हम लॉक एंड की बताते भी हैं और उसमें इंड्यूस्ड फिट भी बता देते हैं साथ में। कैसे बताते हैं, हम ये बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। ये अपना ध्यान में रखेंगे, डी कोसलैंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल, लॉक एंड की, एमिल फिशर 1894 1958, काफी लेट में, ठीक है, इन तीनों चीजों को।
अब लॉक एंड की देखिए यहाँ पे इमेज हम लाए हैं, तो इमेज हमने इंटरनेट से ली है, तो प्लीज इसमें कॉपीराइट का कोई वो क्लेम मत करिएगा प्लीज। जिसका भी है मॉडल ये उसको क्रेडिट जाता है, ठीक है, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ इसको। लॉक एंड की मॉडल, इसमें देखिए ये क्या है, एंजाइम है। अब ध्यान से देखिएगा इमेज को, आपको पूरा कहानी जो है क्लियर हो जाएगा। एंजाइम है और एंजाइम में ये दो साइट दी है जिसको यहाँ पे लिखा है एक्टिव साइट्स, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट है। दोनों सबस्ट्रेट एक ही है, मतलब अलग अलग मत करिएगा, सबस्ट्रेट ही है पूरा, ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट है। अब ये सीधे सीधे यहाँ पे जैसे आपका ताला नहीं होता है, ताला चाबी, आप लॉक एंड की मॉडल ऐसे होता है ना भाई, आपका ताला ऐसे है मान लीजिए, यहाँ पे लॉक है, और इसी टाइप का आपका जो होता है की होता है कुछ, ठीक है, देखे ना की, ऐसे की। अब अगर ये इसी का होगा, मतलब अगर ये सेम ए है, ए लॉक है और ए ही की है, मतलब इसी के लिए, तो ये बिल्कुल आप जैसे ही इसमें इसको इन करेंगे लॉक ओपन हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल फिट बैठता है। आप कभी ताला चाबी देखिए, दूसरे की चाबी जो है ना दूसरे ताले में लगती नहीं, अगर डुप्लीकेट हो या तो लोकल ताला होता है तो कभी कभी लग जाता है, उसका भी कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, इसी को पहचानता है, ये ताला इसी चाबी को पहचानेगा, बाकी किसी और को पहचानने से इनकार कर देता है, ठीक है। इसका दूसरा आपको कोरोलरी बताते हैं, कोरोलरी मदर एंड चाइल्ड का, मदर एंड चाइल्ड का समझ में आना चाहिए, देखिए समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए मान लीजिए कि इधर M1 है, कोई मदर है, ऐसे ढेर सारी औरतें हैं, आप रील्स में भी देखे होंगे, नहीं तो ऐसे कभी M2 M3 M4, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं सपोज, और यहाँ पे एक चाइल्ड है C1, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। अब मान लीजिए कि इनको इनमें से कहा कि भैया पहचानने के लिए और अपनी मदर के पास जाने के लिए बोल दिया गया, ठीक है, और ये घूंघट भी किए हैं, तब भी देखिए बेटा जाएगा, ऐसे ऐसे हो सकता है सबके पास जाए, ठीक है, लेकिन ये रुकेगा किसके पास, ये रुकेगा अपनी मदर के पास। मान लीजिए चाइल्ड 1 की मदर M4 है, ठीक है, तो ये जाके यहाँ पे स्पेसिफिसिटी इसकी फिट हो गई, और चाइल्ड 2 की अगर मदर 10 है तो ये यहाँ जाके फिट बैठेगा। ऐसा नहीं कि किसी के पास भी जाके ये एकदम शांत हो जाएगा और चीजें हो जाएंगी, नो नो इट्स नॉट, ठीक है। तो ये बहुत स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक, समझ रहे हैं कि नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही जो लॉक एंड की मॉडल है हाई डिग्री स्पेसिफिसिटी पे वर्क करता है, मतलब ये की जो है इसी लॉक में फिट होगी, और ये लॉक जो है इसी की को अलाउ करेगा फिट होने के लिए और लॉक को ओपन करने के लिए। अगर यहाँ पे दूसरी की आ गई, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक दूसरी की ऐसे बना दी जिसमें घाट ऐसे है बस, ठीक है, अगर आप इसको ले जाएंगे खोलने के लिए नहीं ओपन करने देगा लॉक को, कोई भी अदर की इस लॉक को ओपन नहीं कर सकती है, क्लियर है। हाँ, तो लॉक एंड की एग्जैक्टली ऐसे ही एंजाइम काम करता है। सबसे शुरुआत में ये एमिल फिशर ने जब डिस्क्राइब किया था तो उन्होंने ऐसे ही किया था कि एंजाइम ऐसे ही काम करता होगा, ठीक है। तो इसमें एक डीमेरिट दिखा बाद में, डीमेरिट कैसे दिखा अभी पहले इसको बता देते हैं, तब डीमेरिट आपको समझ में आएगा। अब ये समझ में आ गया हाईली स्पेसिफिसिटी इसकी, ओके। अब देखिए इमेज में देखिए, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, अब ये सबस्ट्रेट ऐसे फिट होगा, ऐसे नहीं, सबस्ट्रेट फिट होगा, तो फिट हो गया, ये हो गया, देखिए एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके फिट हो गया, तो ये क्या बना, ये ES कॉम्प्लेक्स बना, क्या बना, ES कॉम्प्लेक्स। अभी जो हम पढ़ रहे थे ये एंजाइम हो गया और ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। अरे भाई ये ऊपर अभी पढ़े हैं ना, ये देखिए एंजाइम हो गया और ये सबस्ट्रेट हो गया, बना क्या, ES कॉम्प्लेक्स बना, यही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ES कॉम्प्लेक्स के बाद ये कैटलिसिस, यहाँ पे कैटलिसिस हो रही है, एंजाइम कैटलिसिस यहाँ पे हुई और ये प्रोडक्ट बना, ये दोनों प्रोडक्ट ही हैं। ये देखिए ब्लू था, यहाँ पे लाइट ब्लू ओशन ब्लू हो गया, और ये देखिए ग्रीन था येलो हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। लेकिन एंजाइम तो यही है ना, तो ये क्या बन गया, EP कॉम्प्लेक्स या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। कहानी क्लियर हो रही है, एग्जैक्टली वैसे ही ये EP बना, यस EP बना।
अब ईपी बना तो एंजाइम एग्जैक्टली देखिए जैसा यहाँ था वैसे ही एंजाइम यहाँ रह गया और प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट जो है रिलीज हो गए। प्रोडक्ट रिलीज हो गए ना, मान लीजिए कि एक सबस्ट्रेट था उससे 2 प्रोडक्ट बनने थे तो 2 प्रोडक्ट बन गए, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे एंजाइम जैसा एकदम स्टार्टिंग में था वैसे ही कॉम्प्लेक्स बनने के टाइम पे था और वैसे ही लास्ट में था, मतलब कहीं पे भी कोई कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं हुआ। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग देयर इज नो कन्फॉर्मेशनल चेंज। कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम ड्यूरिंग द कैटालिसिस। ड्यूरिंग द कैटालिसिस मतलब कैटालिसिस के टाइम पे एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ। लॉक एंड की मॉडल या एमिल फिशर का जो मॉडल है ये डिस्क्राइब किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने बोला कि जैसे ताला चाबी एकदम स्टैटिक होते, मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया कि एंजाइम्स आर स्टैटिक यूनिट। एंजाइम्स आर स्टैटिक यूनिट। ये देखिए बहुत हाई लेवल पे है, ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि एंजाइम आया, सबस्ट्रेट आया, ईएस कॉम्प्लेक्स बना, ईएस से फिर ईपी कॉम्प्लेक्स बना और ईपी से फिर यहाँ पे एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो गए। एग्जैक्टली जो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में दी हुई है। ये तो समझ में आ रहा है ना? यस, तो ये समझ में आ रहा है तो ये भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। बस यहाँ पे स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा कि भाई ठीक है, जो एंजाइम शुरुआत में था वैसे ही एंजाइम लास्ट में था, वैसे ही बीच में भी दिखाया गया है। कहीं पे भी कोई कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं दिखा है, कहीं पे भी नहीं दिखा है। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे एक्टिव साइट वैसे थी ये दोनों, और यहाँ पर भी देखिए एक्टिव साइट का नेचर वैसे ही था, कोई चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्ट बन गया और देखिए फिर से एक्टिव साइट वैसे। देयर इज नो चेंज फ्रॉम हियर टू हियर। कहीं चेंज दिख रहा है? नो चेंज। सबस्ट्रेट में नहीं, एंजाइम में। सबस्ट्रेट में तो कुछ चेंज होना ही नहीं है, सबस्ट्रेट में केवल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नो चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर। यही नो चेंज जो एंजाइम के स्ट्रक्चर में है इसी को बोलते हैं नो कन्फॉर्मेशनल चेंज। अगर एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे देयर इज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज। और कन्फॉर्मेशनल चेंज किसी और के इंटरेक्शन से होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपके नेचर की बात कर रहे थे ना, कि आप अगर किसी अच्छे इंसान के साथ अगर रहते हैं या जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है, जो फिलोसफिकल बातें करता है, वो डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता है, तो स्लोली यू विल डेवलप दैट द सेम हैबिट। कहने का मतलब आपका जो इनर कन्फॉर्मेशनल चेंज है वो होगा। आउटर में भले होना, ऑब्वियस सी बात है, आउटर में क्या ही होगा, फिजिकल चेंज नहीं होगा, लेकिन अंदर का चेंज तो हो सकता है ना। एग्जैक्टली वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्लियर है? ये इसका डीमेरिट है। और ये डीमेरिट बहुत बाद में बताया आपके कोसलैंड साहब ने, जब उन्होंने इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया। तो ये एमिल फिशर का था, अभी आपने बताया। किसका है? एमिल फिशर का मॉडल है, ठीक है। और इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसका है? कोसलैंड का, डी कोसलैंड। तो जब इन्होंने अपना मॉडल या हाइपोथेसिस दिया ना, तब उन्होंने बताया कि अच्छा इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन बताया इन्होंने ही लॉक एंड की मॉडल का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है ये। अगर सही समझेंगे तो ये जो है ना, इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है। थोड़ा सा इन्होंने चीजें और ऐड कर दी। इसीलिए कहते हैं जो एकदम इनिशियल स्टडी होती है उसका रोल क्या है, उसका इंपॉर्टेंस और रोल ये है, क्योंकि इनिशियल स्टडी जब तक नहीं आई होती है तो पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। अब इनिशियल स्टडी आ गई, इन्होंने एक मॉडल दे दिया, तब इस मॉडल की स्टडी होनी शुरू हुई और सारा रिसर्च इस मॉडल के ऊपर होने लगा, और तब पता चला कि अच्छा नहीं, इस मॉडल में थोड़ा फ्लॉ या डीमेरिट्स है। और वो डीमेरिट्स क्या है? इन्होंने बताया कि नहीं, there is conformational change, there is conformational change in the enzyme structure during the catalysis। मतलब जब ये सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन में एंजाइम आता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम एक साथ आते हैं, तो वहाँ एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज होता है, उसको बिल्कुल टाइटली बाउंड करने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में आया, इंटरेक्शन में आया, तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है एग्जैक्टली सबस्ट्रेट की तरह नहीं रहता है, लेकिन जैसे इंटरेक्शन में या क्लोज
मतलब रिलेशन में आते हैं, तब उसमें जो है ना कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और सबस्ट्रेट बिल्कुल टाइटली जो है एंजाइम से बाइंड होता है। ठीक है, तो इस कन्फॉर्मेशनल चेंज के लिए बहुत ढेर सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोफैक्टर्स, अभी हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स। और उसके अलावा और भी जो भी मतलब डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोफैक्टर्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ये सारा अभी हम पढ़ेंगे कैसे अफेक्ट करता है। तो पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, कोफैक्टर्स हो गया। इसके अलावा जो अदर चीजें हमारे बॉडी के अंदर है लिविंग सिस्टम में, वो अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, सो उसकी वजह से जो है ना एंजाइम में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट सेम है, सबस्ट्रेट यहाँ पर भी सेम है, एस है, ठीक है, एंजाइम आपका ई है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव साइट का नेचर देखिए ऐसा है। तो सबस्ट्रेट में ये वाला तो बिल्कुल फिट लग रहा है कि बैठेगा, लेकिन ये वाला फिट नहीं बैठेगा, तो ये सबस्ट्रेट फिर कैसे आएगा। तो जैसे ही ये सबस्ट्रेट इंटरेक्ट करता है एंजाइम में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। मतलब कन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब समझ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशनल चेंज। जैसे कहते हैं ना भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या है, इसको चेंज करो, तो कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होगा। ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा और इसके लिए भी ये फिट होगा। देखिए एंजाइम एडजस्ट इट्स शेप, तो यहाँ एंजाइम का शेप जो है एडजस्ट हो रहा है। पहले देखिए ऐसे शेप में था, अभी स्क्वायर शेप में यहाँ पे आ गया। कहानी क्लियर है। तो ये किस वजह से हो रहा है, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मतलब कांटेक्ट में आ रहा है या एंजाइम सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आ रहा है, एंजाइम का नेचर मान लीजिए कि ऐसा दिखाया गया है, पहले ऐसे रहता है, तो जैसे ही सबस्ट्रेट आया यहाँ पे, ठीक है, तो एंजाइम का नेचर जो है ना ये चेंज हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, ताकि सबस्ट्रेट यहाँ बिल्कुल आसानी से एकदम फिट हो जाए। समझ रहे हैं, ऐसे इसी को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंज, इसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल चेंज। तो इंड्यूस करना, तो सबस्ट्रेट ने इसको इंड्यूस किया। पहले वाले में ऐसा नहीं दिखाया गया, पहले वाले में कोई इंड्यूशन या इंडक्शन नहीं हो रहा था कि ये इसको इंड्यूस कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। यहाँ सबस्ट्रेट एंजाइम को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे ही सबस्ट्रेट आता है तो मिल के सारे फैक्टर्स इसको इंड्यूस करते हैं टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये फिट होगा बिल्कुल, जब फिट होगा तभी कैटालिसिस पॉसिबल है, फिट नहीं होगा तो कैटालिसिस पॉसिबल नहीं है। तो कैटालिसिस हुई, प्रोडक्ट बना, बाकी सब चीजें सेम है। ई और पी आया, ये ई है और ये पी है। ठीक है, यहाँ पे भी ये पी निकल गया और ये ई आ गया, तो ई प्लस पी हो गया, और यहाँ पे ई पी रहेगा और यहाँ पे ई एस रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा तो दोनों का वो फिक्स है भाई, लॉक एंड की है। लॉक एंड की में एक चीज था कि भाई की फिट होता है लॉक में, यहाँ पर भी फिट होता है, यहाँ पर भी फिट हो रहा है, लेकिन आफ्टर द कन्फर्मेशनल चेंज, बस यही है। तो ये पॉजिटिव थोड़ा सा इसमें आ गया इनका। ठीक है, इसमें जो डीमेरिट थी या थोड़ा सा जो लग रहा था कि ये प्रॉब्लम है आपके एमिल फिशर के मॉडल में, लॉक एंड की के मॉडल में, उन्होंने इसको रिमूव किया। किसने, कोसलैंड, डी कोसलैंड ने। बाकी ट्रांजिशनल स्टेट थ्योरी जो है ना थोड़ी डिफिकल्ट है, तो आपको हम नहीं समझाएंगे, लेकिन आप इन दो मॉडल को समझ लिए हैं तो ठीक है। ट्रांजिशनल स्टेट मॉडल थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, अभी इसी को समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा होगा प्रोबेबली, क्योंकि आपके बुक में एग्जैक्टली नहीं समझाया है। ठीक है, एनीवे बस आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्हीं चीज़ों को दिखाया है, इन्हीं चीज़ों को वर्ड में यहाँ पे लिख दिया है। Each enzyme and substrate binding site in its molecule so that highly reactive enzyme substrate complex is produced। तो आपको याद क्या रखना है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, पहली पॉइंट। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव, दूसरा पॉइंट, एंड डिसोसिएट इनटू द प्रोडक्ट्स एंड द अनचेंज्ड एंजाइम, तो ये तीसरा पॉइंट है। ये सारे पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट। इसमें क्या है, ये एंजाइम जो होता है अनचेंज्ड होता है। देखिए हम दिखाए हैं ना भाई, ये देखिए कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ, कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ, मतलब जैसा शुरुआत में था वैसा ही यहाँ पे था। मतलब एंजाइम जो है ना रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, एंजाइम डज नॉट गेट कंज्यूम्ड। ठीक है, ये मैं कल भी बताया था, एंजाइम डज नॉट get consumed।
इन द रिएक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एंजाइम जैसा रहता है वैसे निकल आएगा, इसीलिए सेम एंजाइम बार बार जो है सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर सकता है। तो ये याद रखना है सर्सन रीजन की सेम एंजाइम बार बार सबस्ट्रेट को कैटलाइज इसीलिए कर देता है क्योंकि एंजाइम जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में एंजाइम का कंजम्पशन नहीं होता है, मतलब खत्म नहीं होता। अगर यहाँ पे 10 एंजाइम है तो रिएक्शन कितनी भी बार चले लास्ट में हमको 10 एंजाइम मिलेंगे अनटिल अनलेस कोई और चेंज ना हो। ठीक है, समझ में आया बात? अभी इसका जब हम ये पढ़ेंगे अफेक्ट तब हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे बात करेंगे, तब ये आएगा फिर से। ठीक है, अब देख लीजिए यही है, विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट एंड जिसको हमने ईपी कॉम्प्लेक्स बोला, तो ये है पूरा रिएक्शन यहाँ से ऐसे। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड, यही है जो ऊपर है वही है। देखिए पहला में सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट से, ठीक है, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट जो कि यहाँ पे हमने दिखाया। The binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate, जो कि हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, समझ में? अल्टरेशन का क्या मतलब है? यही है कन्फिगरेशनल चेंज। ये देखिए एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, ये ना सबस्ट्रेट इंड्यूसेस, तो इंड्यूसेस का मतलब यही है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और ये पहला यहाँ से, इसीलिए हमने बोला कि जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं हम दोनों का मिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, The active site of the enzyme now in close proximity to the substrate, जो कि चाहे यहाँ पे आप करें चाहे यहाँ पे करें। ठीक है, the chemical bonds जो कि ब्रेक करेगा chemical bonds of the substrate and the new enzyme product complex is formed। तो chemical bond ब्रेक बॉन्ड हुआ बॉन्ड ब्रेक हुआ और नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया। The enzyme releases the product, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? द रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। यही मैं बता रहा था कि ये एक एंजाइम बार बार जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। ठीक है, हर बार ये फिर से रेडी हो जाएगा, फिर से नया सबस्ट्रेट के साथ ये आके फिर से बाइंड होगा, फिर से नया सबस्ट्रेट के साथ आके फिर से बाइंड होगा ये। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अभी एंजाइम से रिलेटेड मुझे कोई चीज़ और बताने के लिए है नहीं। आपके लेवल पे सारी चीज़ें यहाँ पे हमने क्लियर कर दी है, एक एक चीज़ क्लियर किया है हमने। ठीक है, अब बहुत आराम से बहुत डिटेल में हम चल रहे हैं, तो आप जो है ना इसको थोड़ा ध्यान से इसको रहने देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि फैक्टर ऐसे कौन कौन से हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो यहाँ पे 3 मेजर फैक्टर की बात किया है, 3 मेजर फैक्टर्स की बात किया है, जिसमें आपका पीएच और टेम्परेचर है। ठीक है, और दूसरा आपका कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो टेम्परेचर एंड पीएच हो गया और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो गया। ये तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए। मतलब जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? बेसिकली ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, पीएच के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके बाद सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अरे इसी के बेसिस पे तो हम बोलते हैं ना कि एंजाइम का रिएक्शन रेट क्या है, एंजाइम का रिएक्शन रेट क्या है। क्यों? क्योंकि जिस रेट से प्रोडक्ट बनेगा, अगर 1 मिनट में हमको 1000 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 मिनट में हमको 10,000 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 मिनट में हमको 1,00,000 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसी बेसिस पे ना बताएंगे कि कौन सा एंजाइम फास्ट है, कौन सा एंजाइम स्लो है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और एंजाइम का नेचर हमने देखा है कि बेसिकली वो क्या होते हैं, बेसिकली दे आर प्रोटीन, बेसिकली दे आर प्रोटीन्स। है, एक्सेप्शन है राइबोजाइम का, लेकिन हम राइबोजाइम को अभी यहाँ पे नहीं ला रहे हैं, ये भी अफेक्ट होता है टेम्परेचर से, ऐसा मत सोचिए। तो बेसिकली प्रोटीन है, और प्रोटीन को हम बेसिक एग्जांपल आपको बताते हैं। अंडा जो होता है, अंडे को बॉयल करिए, तो बॉयल करते समय आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही राइज करते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। क्या कर जाता है? प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है, इसीलिए अंडा जो है बॉयल हो जाता है। बॉयल होता है तो आप उसको लिखते हैं लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
सिमिलरली ये पीएच के ऊपर भी अफेक्ट करता है। अगर पीएच एसिडिक है तो एंजाइम हो सकता है काम करे, पीएच बेसिक हो तो एंजाइम की एक्टिविटी हो सकता है रुक जाए। तो ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, ऐसे कुछ एंजाइम होते हैं जो बेसिक पीएच पे काम करते हैं। जैसे हम बता दें आपको कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं जो स्टमक में होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन डाइजेशन में और चीज़ों में, वहाँ पे एसिडिक पीएच होता है और वहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं उसी पीएच पे एक्टिव होते हैं। ठीक है, आपने बीटी टॉक्सिन वाला भी सिस्टम सुना है ना, वो उसी पीएच पे जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। कहानी समझ में आ रही है? हाँ, तो ये अलग अलग है भाई। एसिडिक पीएच पे कुछ एंजाइम एक्टिव होते हैं, कुछ बेसिक पीएच पे, मतलब एक्टिविटी तो अफेक्ट होगी ना। अगर मान लीजिए कोई एंजाइम एसिडिक पीएच पे अफेक्ट हो रहा है, एसिडिक पीएच का मतलब बिलो 7 हम कह लें, इसके नीचे हम जाते जाएंगे 1 तक तो ये एसिडिक पीएच में आता है। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे 14 तक बेसिकली तो ये बेसिक पीएच में आएगा। ठीक है, तो अगर एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है उसमें अगर हम बेसिक मीडियम दे दें तो एक्टिवेट होगा? नहीं होगा। सेम केस होगा इसके साथ, अगर बेसिक पीएच पे एंजाइम कोई एक्टिव होने वाला है उसको हम एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अफेक्ट होगा उसका। क्लियर है कहानी? होता है भाई, इसीलिए तो कभी कभी एसिडिटी होती है ना तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, या कुछ और चीज़ें हमारे बॉडी में चेंज होती हैं तो डाइजेशन में इशू होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्लियर है? ओके, सो टेम्परेचर एंड पीएच कैसे अफेक्ट करता है यहाँ पे देखिए। जैसे हम आपको ग्राफ के थ्रू ही समझाते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। ठीक है, यहीं देके पूछता है क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहीं से मतलब समझाते हैं आपको। देखिए ये आपका एंजाइम की एक्टिविटी है, ऐसे मतलब राइज हो रही है और इधर पीएच बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हम 0 लेके चलते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, पीएच बढ़ा रहे हैं मतलब यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है और यहाँ अप टू 14 है सपोज। ठीक है, नॉर्मली हम बता रहे हैं, किसी एक की बात कर रहे हैं सपोज। तो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी शुरुआती दौर में, मतलब मान लीजिए पीएच है कम है यहाँ पे, तो जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे देखिए एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन एक पीएच पे यहाँ पे आके मान लीजिए, ये कोई भी पीएच होगा हर एंजाइम के लिए अलग अलग होगा। मान लीजिए ये पीएच किसी पर्टिकुलर एंजाइम के लिए क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम के लिए मान लीजिए कि ये पीएच 6.8 है। ठीक है, तो 6.8 पे ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। उसके बाद इसका डिक्लिनेशन, मतलब उसके बाद अगर हम पीएच बढ़ाते जाएंगे तो एक्टिविटी जो है कम होती जाएगी। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है, मतलब जिसमें ये इस एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, वो कितनी हो जाएगी? 6.8। अलग भी हो सकती है, किसी दूसरे एंजाइम के लिए सेम ऑप्टिमम एक्टिविटी का पीएच कितना हो सकता है? 5 भी हो सकता है। किसी और एंजाइम के लिए पीएच यही सेम वैल्यू कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। तो ये अगर होगा तो बेसिक हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, ये नियर टू न्यूट्रल। कहानी समझ में आई? ये जो ऑप्टिमम पीएच है, दिस कैन वेरी विथ डिफरेंट एंजाइम्स। ये एक हमने एक बेसिक सा पैरामीटर लिया है कि ऐसे एंजाइम्स होता है शुरुआती दौर में, ऐसे एंजाइम की एक्टिविटी या रेट जो होता है या जिसको हम स्पीड बोलते हैं, ये बढ़ता है, उसके बाद ये घटने लगता है। तो ये कैसा कर्व दे रहा है हमको? बेल शेप कर्व दे रहा है, बेल शेप्ड कर्व आ रहा है पीएच के केस में, याद रहेगा। सेम केस जो होता है टेम्परेचर के केस में होता है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि सेम केस है, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए एक लिमिट तक ये बढ़ता जा रहा है एंजाइम की एक्टिविटी, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये एक्टिविटी जो है इसकी डाउन होने लग रही है। मतलब क्या है, शुरुआती में जब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं एक लिमिट तक, चाहे वो लिमिट कोई भी हो सकती है, अलग अलग के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग एंजाइम के लिए। बाद में ये रिड्यूस होना शुरू होता है, मतलब डिक्रीज होना शुरू होता है। और हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाते जाए ना तो एक टाइम के बाद ये एकदम से 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे ना तो एंजाइम जो होता है वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज का मतलब अभी प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब ये फिर से ऐसा नहीं हुआ कि आप टेम्परेचर फिर से कम कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा, नहीं, यही दिक्कत है। मतलब यही
टेम्परेचर के साथ नहीं है। अगर एक लिमिट के बाद टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एंजाइम डैमेज, डीनेचर या प्रेसिपिटेट का मतलब डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर का मतलब ये खत्म, इसकी कहानी खत्म। लेकिन अगर टेम्परेचर कम रहता है तो इस पे डीनेचर नहीं रहता है, इसमें बस एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव, जैसे आप फ्रिज में कोई सामान रख देते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, नॉर्मली ग्रो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो एंजाइम है और जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, उनके लिए, उनकी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर पे जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ध्यान ये रखना है। लोअर टेम्परेचर पे एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, और हायर टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे खत्म हो गया, बिल्कुल फिनिश हो गया। अब इनको रीएक्टिवेट कांट बी रीएक्टिवेटेड, कांट बी रीएक्टिवेटेड। लेकिन इनको रीएक्टिवेट किया जा सकता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये एक्टिव हो जाएंगे, तो दे कैन बी एक्टिवेटेड। ठीक है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एंजाइम का रेट जहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच था और यहाँ पे ऑप्टिमम क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब जिस पे एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी शो हो रही है, मैक्सिमम रेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका भी शेप एग्जैक्टली बेल शेप में बनेगा। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, ऊपर इसीलिए एक साथ लिखा था, टेम्परेचर एंड पीएच एक साथ लिखा था ना, इसीलिए टेम्परेचर एंड पीएच। ये दोनों केस में जो ग्राफ होता है वो बेल शेप ग्राफ बनता है। कहानी क्लियर है? ओके, अब तीसरे पे आइए। ये थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे जितने आसानी तरीके से दिखाया है उतने ही आसानी तरीके से मैं बताऊंगा, इसकी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। रीजन ये है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा आप लोगों को शायद, अभी इस लेवल पे समझना थोड़ा मुश्किल है। आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल है, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बेसिस पे ऑन एंजाइम एक्टिविटी। कि मतलब सबस्ट्रेट, मान लीजिए सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल किसी सिस्टम में 10 है, किसी सिस्टम में 50 है, किसी सिस्टम में 100 है। ठीक है, और एंजाइम सारे सिस्टम में कितने हैं, मान लीजिए कि 30 है, मान लीजिए 30 है। ठीक है, तो तीनों सिस्टम में एंजाइम 30 है और एक में सबस्ट्रेट 10 है, एक में 50 है, एक में 100 है। ठीक है, तो 10 वाले में अगर एंजाइम रहेगा तो इसमें 20 एंजाइम फ्री रहेंगे, लेकिन 50 वाले में एंजाइम कम है, मतलब यहाँ पे सारे एंजाइम फुल है, यहाँ पर भी सारे एंजाइम फुल है, सबस्ट्रेट ज्यादा है। ठीक है, तो कहानी ये है कि मान लीजिए कि हमने पहले 0 सबस्ट्रेट था, एंजाइम 30 ही है। ठीक है, एंजाइम 30 ही है, सबस्ट्रेट 0 है सपोज। ठीक है, अब हम सबस्ट्रेट जो है बढ़ा रहे हैं, मतलब सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं और सिस्टम में हमने एंजाइम डाला हुआ है। एंजाइम कितने हैं, 30 मॉलिक्यूल है एंजाइम के, और सबस्ट्रेट शुरू में 0 था और सबस्ट्रेट का नंबर हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट का नंबर हम बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पे सबस्ट्रेट मान लीजिए यहाँ पे 30 आ गया और इसके बाद सबस्ट्रेट मान लीजिए बढ़ रहा है। अभी सबस्ट्रेट देखिए, ये सबस्ट्रेट है तो ये लिमिट 30 की है। ठीक है, और इसके बाद अब सबस्ट्रेट बढ़ाते जाइए, 100 तक ले जाइए जो हम बोल रहे थे। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे सबस्ट्रेट हम बढ़ाते जा रहे हैं, एंजाइम की एक्टिविटी मतलब जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है या रेट है ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखिए बढ़ रहा है ना, देखिए बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो गया। कम किस लिए होना, शुरुआत में 0 था तो 30 एंजाइम थे, तुरंत तुरंत सबस्ट्रेट जो है बाइंड कर रहा था, रिएक्शन दे रहा था। ठीक है, समझ रहे हैं ना, लेकिन एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि अब इसमें ना फ्री एंजाइम जो है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जितने एंजाइम है उतने ही सबस्ट्रेट है, तो 30 का 30 एंजाइम जो है 30 के 30 सबस्ट्रेट से बाइंड हो गया है। तो अब यहाँ पे रेट मतलब एकदम फिक्स हो जाएगा। इसके बाद ऑप्टिमम पे पहुंच गया तो इसके बाद रेट जो है फिक्स हो गया। अगर इसमें हम एक्स्ट्रा एंजाइम ऐड करते हैं, मान लीजिए 30 था 20 हमने और ऐड कर दिया, तो तुरंत ये फिर से ऐसे बढ़ जाएगा। समझ में आया? चलिए एक दूसरे ग्राफ से समझा देते हैं अगर आपको लगता है तो।
जैसे ये हमने प्लॉट किया, यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट लिया और ये हमारा रेट है या वेलोसिटी है, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके समझिए, सबस्ट्रेट आप इसे बढ़ा रहे हैं मतलब, और एंजाइम यहाँ पे शुरुआती दौर में, एंजाइम जो है शुरुआती में कितना था, 30 था सपोज। तो ग्राफ हम ऐसे बढ़ाते बढ़ाते गए और जैसे ही 30 पे पहुंचा ये ऐसे हो गया, नहीं 30 पे पहुंचा तो ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब इस लेवल पे हमारा सबस्ट्रेट कितना था, 30 था और एंजाइम भी 30 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बढ़ा, लेकिन इसके बाद फिर अब कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने सिस्टम में 20 और एंजाइम ऐड कर दिया, 20 और एंजाइम ऐड कर दिया, तो यहाँ से ना ये फिर से ये जहाँ पे भी हम ऐड करेंगे, मान लीजिए हमने इस पॉइंट पे ऐड किया, तो यहाँ से ये फिर से ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जाने के बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है फिर से क्या हो गया, 50, तो 30 20 50, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर से कुछ आगे जाके हम इसमें 20 या 50 ऐड कर देते हैं ना, तो फिर ये यहाँ जहाँ ऐड करेंगे उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब है जितना एंजाइम है उसी के बराबर अगर सबस्ट्रेट हो गया तो उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब तक एंजाइम ज्यादा है सबस्ट्रेट से तो रिएक्शन ग्रोइंग दिखाएगा, इंक्रीजिंग दिखाएगा। लेकिन एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया तो रिएक्शन ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर एंजाइम कम हो गया सबस्ट्रेट से तब भी ये कांस्टेंट ही होगा। मतलब ऐसे चल रहा था तो कांस्टेंट ही जाएगा कितना भी रहे, आप सबस्ट्रेट इसमें डालते जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहानी समझ में आई? कहने का मतलब है कि एंजाइम पहले से फिक्स है, उसमें अगर आपने चीजें, ओके एक सेकेंड, तो एंजाइम यहाँ पे देखिए यही है, इसको हम फिर से समझा देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भैया सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ाते जाइए, अगर एंजाइम खत्म हो गया है, एंजाइम पूरा सेचुरेट हो गया है सबस्ट्रेट से, तो उसके बाद सबस्ट्रेट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में सबस्ट्रेट का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एंजाइम का वेलोसिटी मतलब जो रिएक्शन की वेलोसिटी है और रेट है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब सबस्ट्रेट पूरी तरीके से सेचुरेट हो सकेगा, मतलब सारे एंजाइम सेचुरेट हो जाएंगे, इस पॉइंट पे क्या है, ऑल एंजाइम्स आर सेचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। सेचुरेशन के बाद आप कितना भी एंजाइम इसमें सबस्ट्रेट डालते जाइए, बढ़ाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अभी हमने वही समझाया, ठीक है। लेकिन जब एंजाइम ऐड करेंगे तो ये फिर से बढ़ जाएगा, फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, समझ रहे ना। इसके बाद फिर से अगर एंजाइम ऐड करेंगे तो ये फिर से बढ़ने लगेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। सेचुरेशन जैसे ही आएगा उसके बाद रेट जो है कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? इसी को दो साइंटिस्ट थे, माइकेलिस एंड मेंटन, ठीक है, माइकेलिस एंड मेंटन। माइकेलिस एंड मेंटन या माइकेलिस एंड मेंटन, ठीक है। तो इसी को हम माइकेलिस एंड मेंटन को ही रिप्रेजेंट करते हैं केएम से, ठीक है। माइकेलिस मेंटन का ही इक्वेशन है जिसके बेसिस पे हम ये केएम वैल्यू निकालते हैं, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हम नहीं आपको कुछ बता रहे हैं, नाम खाली यहाँ पे दिया हुआ है केएम और ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये केएम क्या है, केएम जो है ना, केएम वैल्यू यहाँ पे शो की गई है। सो केएम जो है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उन्हीं लोगों ने, माइकेलिस और मेंटन नहीं बताया था, माइकेलिस और मेंटन ने ही बताया था कि केएम वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये वो कंसंट्रेशन है जिस पे वेलोसिटी हाफ होती है। मान लीजिए ये फुल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पहुंच गई, अब इसके ऊपर तो नहीं पहुंचेंगे ना, क्योंकि जो एंजाइम थे वो सेचुरेट हो चुके हैं, तो मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब जब तक इसमें हम एंजाइम एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली है। तो ये वही बोल रहा है मेंटल एंड माइकेलिस मेंटन ने ये बोला कि केएम वैल्यू वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जिस पर वेलोसिटी हाफ होती है। तो ये आपको याद रखना है, केएम कौन सा सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, पहले तो ये ध्यान रखना है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। कौन सा है, ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पे वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वी मैक्स की हाफ हो जाती है। अब इसको मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है
किसी भी तरीके से क्वेश्चन बने, आपको दिमाग में ये रखना है क्या कि Km जो होता है ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, सिंपल सी बात है। और ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पे वेलोसिटी जो होती है हाफ होती है, मैक्सिमम की आधी। ठीक है, तो Vmax बाई 2, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन आधा हो जाता है। ठीक है, ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। कहानी क्लियर हुई? चलिए इसका ग्राफ देखिए, ऐसे इसका कोई ग्राफ फिक्स नहीं होता, लेकिन ये ग्राफ अगर आता है तो आप ध्यान रखिएगा ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से रिलेटेड है। तीनों चीजें समझ में आ गई बाबा? आई कि नहीं? आ गई ना? चलिए ठीक है। इसके अलावा मतलब जो हम बताए कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो सेंसिटिव होती है कुछ और सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए एक तो सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम में सबस्ट्रेट की तरह का कोई एंजाइम अगर प्रेजेंट है, ठीक है, सिमिलर टू सबस्ट्रेट, मान लीजिए सबस्ट्रेट है कोई X, ठीक है, और सिमिलर टू सबस्ट्रेट कोई एक और पड़ा है X डैश करके, मतलब थोड़ा सा चेंज है। जैसे मान लीजिए कि एक सबस्ट्रेट हमने ऐसे डाला है, ठीक है, ये था सबस्ट्रेट शुरू में। अब इसी तरीके का मान लीजिए कि एक ये है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, मतलब लगभग इसी टाइप का है। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये एंजाइम जो ऐसे हम दिखा रहे थे यहाँ पे ऐसे या ऐसे जो भी, यहाँ पे इसकी जगह ये फिट हो जाएगा। फिट होकर इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके ये अपना बिल्कुल ऐसे कर सकता है, या इसके कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे चेंज कर लेगा और यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाएगा ऐसे ये आके। लेकिन ये सबस्ट्रेट तो ये है ओरिजिनल जिसका कैटालिसिस करना है, लेकिन उसकी जगह पे आ कौन गया है, ये आ गया है एस डैश। ठीक है, तो ये क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को ना इनहिबिट कर देता है। और इनहिबिट कैसे करेगा, ये बाइंड कर गया, ये अगर बाइंड कर गया एंजाइम से, मान लीजिए ये एंजाइम बाइंड इससे करना था, बाइंड तो इसके साथ करना था, लेकिन ये ना होके अगर ये हो गया ई एक्स डैश, ये हो गया, तो एंजाइम बिल्कुल इसी में अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट का मतलब क्या हो गया, एक्टिविटी इसकी स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप। ठीक है, मतलब ये जो एक्स डैश है ये क्या है, इनहिबिटर है। क्या है ये, इनहिबिटर। कहने का मतलब ये एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है। तो सिस्टम में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपको हम बहुत बेसिक सा नाम बताएं, जो जहर खाते हैं ना, जहर भी ऐसे ही काम करता है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। ठीक है, शट डाउन कर देता है। जैसे आपने सबसे बहुत फेमस जहर सुना है ना, वो साइनाइड। साइनाइड जो होता है ना, एप्पल के सीड में भी बहुत कम अमाउंट में आता है। आपने एक मूवी देखी होगी मॉम, तो उसमें एप्पल का सीड यूज करके उन्होंने साइनाइड जहर जो है उसके पाउडर में मिला दिया था, जो जिम खाता था प्रोटीन। ठीक है, और कैसा इफेक्ट हुआ। तो साइनाइड एप्पल के सीड में होता है, तो एप्पल का सीड इसलिए खाना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ उसमें बहुत कम होता है, एक आध खा जाएंगे तो आप मरेंगे नहीं, लेकिन उसमें होता है कंसंट्रेशन, बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन होता है, लेकिन साइनाइड होता है वहां पे। ठीक है, ये साइनाइड एक्चुअल में करता क्या है, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है, आप यहाँ पे लिंक में आ रहा होगा, रेस्पिरेटरी पाथवे रेस्पिरेशन में हमने पढ़ाया है, जिसमें रेस्पिरेशन में ईटीएस हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईटीएस में एक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 4 होता है। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम जो है ना, ये साइनाइड जो है ये कॉम्प्लेक्स 4 को जो है ब्लॉक कर देता है। साइटोक्रोम अगर हमारे सिस्टम में चला गया, ठीक है, तो साइनाइड, साइटोक्रोम नहीं साइनाइड, साइनाइड अगर हमारे सिस्टम में चला गया तो ये जो ईटीएस का कॉम्प्लेक्स 4 होता है, ठीक है, इसको ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक कर देगा तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे आकर रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला होता है, रिएक्शन को आगे या इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो यही है ना, या हाइड्रोजन एक्सेप्टर, तो ये नहीं हो पाता। और ये नहीं हो पाता है तो पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, जो एटीपी प्रोड्यूस होना था ये नहीं प्रोड्यूस होगा। और जैसे ये नहीं प्रोड्यूस होगा, हमारे पास सिस्टम, हमारा सारा जो सेल है और सारा सिस्टम काम करना बंद हो जाएगा, तो शट डाउन हो जाएगा सिस्टम, और कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाती है। लेकिन प्लांट की केस में देखेंगे तो प्लांट में ये एक मैकेनिज्म होता है जो साइनाइड पॉइजनिंग को बाईपास कर देते हैं।
ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग को बाईपास कर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जहर जो होते हैं, पॉइजन्स जो होते हैं, या कोई और जो सिस्टम होते हैं वो इनहिबिट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, और वैसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा इनहिबिटर जो कि सबस्ट्रेट के एग्जैक्टली सिमिलर हो, सिमिलर टू सबस्ट्रेट मतलब एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि डुप्लीकेट हो, लगभग डुप्लीकेट हो, तो वैसे इनहिबिटर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और इस प्रोसेस को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया है, हम उसी एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। अदरवाइज जो एल्कोहल होता है ना, जैसे इथाइल एल्कोहल जो हम पीते हैं नॉर्मली, हम का मतलब जो लोग पीते हैं, इथाइल एल्कोहल उसमें होता है। ठीक है, तो कभी कभी मेथाइल एल्कोहल, जिसको कहते हैं ना जहरीली शराब पी ली या कुछ और बन गया, जो लोकली हम प्रोड्यूस करते हैं मेथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो जहरीली शराब के बाद का जो असर होता है ना, तो उसमें डॉक्टर जो होते हैं एथाइल एल्कोहल पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि एथाइल एल्कोहल मेथाइल एल्कोहल के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता है, तो अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा सिस्टम में तो एंजाइम इसको कैप्चर करेगा। ठीक है, कैप्चर करेगा और धीरे धीरे कुछ देर के बाद सारे एंजाइम जो होते हैं फ्री हो जाएंगे और एल्कोहल इसको बाइंड कर लेंगे, तो इसका असर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? तो जहरीली शराब अगर कोई पी ले तो उसको और शराब पिला दीजिए जो बढ़िया वाली शराब हो। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? यहाँ पे एग्जांपल दिया, लेकिन मीनिंग समझ में आ गया ना। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब ये सिमिलर होगा, डुप्लीकेट टाइप से दिखेगा। तो सिस्टम में अगर डुप्लीकेट वाला भी है, ओरिजिनल वाला भी है, ओरिजिनल भी है और डुप्लीकेट भी है। ठीक है, अगर जो ज्यादा हो जाएगा वो एंजाइम उसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो डुप्लीकेट ज्यादा हुआ तो एंजाइम कैप्चर कर लेगा और इनहिबिट कर देगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए क्या है, व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल, ठीक है, द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर inhibits the activity of enzyme, it is known as the competitive inhibition. Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. सारा जो हमने शुरू में जो कॉन्सेप्ट बताया है सारा वहीं से लिंक होगा। किसके लिए compete करेगा? एक्टिव साइट के लिए। एक्टिव साइट पे अगर इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा तो जो सबस्ट्रेट है ये बाइंड नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, consequently the substrate cannot bind and result in the enzyme action decline. सिंपल सी बात है, तो एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है। और एग्जाम्पल पूछा हुआ है नीट में, तो याद रखिएगा, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, जो कि इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की है उसमें पाया जाता है, ये अकेला एंजाइम, बाकी सब तो आपके उसमें मैट्रिक्स में पाए जाएंगे। ठीक है, बाई मैलोनेट, याद रखना है, विच इज क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। तो सक्सिनिक एंजाइम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिशन किससे होता है? मैलोनेट से होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लीज डू रिमेंबर। ठीक है, और ये किससे रिजेंबल करता है? सक्सिनेट से या सक्सिनिक एसिड से। ठीक है, such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogen. ठीक है, तो कभी कभी बैक्टीरियल पैथोजन के केस में ऐसा इनहिबिशन हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन बढ़े ना, इसलिए हम इसको डाल देते हैं कि भैया इसका एक्शन रुक जाएगा। एक्शन रुक जाएगा तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, बाकी चीजें नहीं होंगी, तो वो शट डाउन सिस्टम हो जाएगा। कहानी क्लियर हुई? तो हमको लग रहा है कि इतना ही समझाने में मुझे लगा था कि मैं क्लासिफिकेशन भी बता दूंगा, लेकिन हमको लग रहा है कि मोर देन इनफ हो गया है ये समझाने में। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का समझाते हैं, क्योंकि एक ही लेक्चर में अब ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो आगे के लेक्चर में हम समझा देंगे। बाकी सारे जो है कंबाइंड भी करके हम रिलीज कर सकते हैं वीडियो, जो मैराथन टाइप से या कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। फिलहाल यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर के ऊपर पढ़ेंगे, और उसी लेक्चर में हम ये जो कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट है इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। प्लीज डू वॉच, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्र यार को भी बताएं। और देखिए हमारी टेस्ट सीरीज चलने वाली है अगस्त से, और क्लासेस भी चलने वाली है अगस्त से। अगर आप गोरखपुर के आसपास रीजन में है तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।